हेलो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार और जय हिंद। आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये जो 75वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा हमारे देश का, एक जो उत्सव है, एक जो त्यौहार है, उसमें आप सब लोग पार्टिसिपेट भी कर रहे होंगे। तो ठीक है, पार्टिसिपेट करना भी चाहिए, लेकिन इसके बाद आपके दिमाग में ये भी बात रहनी चाहिए कि हमारा एसएससी जेईई जो है ना, अब से 4 महीने बाद इसका पेपर होना है। तो उसके लिए भी हमको तैयारी भी करनी है भाई, क्योंकि जब तक हमको नौकरी नहीं मिलेगी हमारा देश कैसे मजबूत होगा। आप खुद सोचिए, जब तक हम खुद नहीं मजबूत होंगे अपने देश को किस तरीके से मजबूत करेंगे। तो ये जो 26 जनवरी मनाया जा रहा है, आप सबको पता है कब से मनाया जाता है। आपका 26 जनवरी 1950 से मनाया जा रहा है और 75वां गणतंत्र दिवस है। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा इस बार हमारे यहाँ अतिथि कौन होंगे, किस देश के होंगे। तो जैसे यहाँ पर मैं आपसे जीएस के बारे में भी बात कर लिया छोटे से शब्दों में, और यहाँ पर आपके लिए आज मैं जैसे देश को मजबूत बनाना है, वैसे सबसे पहले हमको अपने आप को मजबूत बनाना है। बहुत ऐसे एस्पिरेंट हैं जो कि एसएससी जेईई की तैयारी कर रहे हैं। तो एसएससी जेईई के लिए क्या क्या ज़रूरी है, जॉब प्रोफाइल कैसी होगी, क्योंकि जब कोई भी हम लड़ाई लड़ने जाते हैं ना, तो उसके पहले हमको उसके बारे में बहुत अच्छे से जान लेना चाहिए। सैलरी क्या होगी, सिलेबस क्या होगा, एज लिमिट क्या है, प्रमोशन क्या है उसके, और नंबर ऑफ वैकेंसी क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है आपका, और प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या है। इन सब मुद्दों पे मैं आज आपसे बात करने वाला हूं और एक एक पॉइंट पर हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर आपका जो फॉर्म आएगा, एसएससी जेईई का नोटिफिकेशन आएगा ना, वो नोटिफिकेशन कब आएगा भाई? 29 फरवरी को। मतलब फरवरी भी 29 की है तो नोटिफिकेशन भी 29 को ही आएगा, 29 को। और एकदम फिक्स है, बढ़ने उड़ने के कोई भी चांसेस नहीं है। और इसका जो एग्ज़ाम है ना, वो 4 से 6 तारीख तक होगा। इसका एग्ज़ाम है 4 to 6 जून, 4 से 6 जून के बीच में होगा एग्ज़ाम डेट। इन्होंने पहले से पूरा मेंशन कर दिया। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, आपके पास केवल 4 महीने बचे हुए हैं। और इधर भी अभी आपके 4 दिन बचे हुए हैं जनवरी में, तो 4 दिन छोड़िए, आपके पास केवल 4 महीने बचे हुए। ठीक, याद रखिएगा। और इसके बाद अब चलते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा। सर, एग्ज़ाम का पैटर्न पहले क्या होता था, मेंस होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब CBT 1 और CBT 2 दोनों ऑब्जेक्टिव होता है और दोनों आपको एक साथ ही तैयार करना होगा। तो याद रखिएगा, यहाँ पर सर आपको क्या करना है। अगर पेपर फर्स्ट की बात बताऊँ तो सिविल के 100 क्वेश्चन होंगे और 100 क्वेश्चन आपके नॉन टेक पोर्सन के होंगे। तो नॉन टेक आर फर्दर क्लासीफाई किसमें जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग पे, और जीके जीए में, ठीक ना, जनरल अवेयरनेस में। तो 50-50 क्वेश्चन दोनों के आएंगे, 50-50 क्वेश्चन और 50-50 नंबर के ही होंगे। टेक्निकल की बात किया जाए, पार्ट ए में आपका सिविल इंजीनियरिंग होगा, पार्ट बी में आपका इलेक्ट्रिकल होगा और पार्ट सी में आपका मैकेनिकल होगा। जैसे हम लोग सिविल से हैं तो सिविल के 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और एक बात ये भी याद रखिएगा कि आपको यहाँ पर देखिए कुछ स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करना। आपने सुना होगा बहुत बच्चे हैं जो एक साल में ही सारा कुछ पढ़ के निकाल लेते हैं। मतलब एसएससी जेईई CPWD निकल गए 8वीं रैंक, 22वीं रैंक, 20वीं रैंक, ऐसे निकलता है। तो यहाँ पर आप ये बता सकते हैं कि देखिए 50 क्वेश्चन है यहाँ पर, और हम टारगेट करके चलते हैं कि कम से कम 30 क्वेश्चन करने हैं। तो 30 क्वेश्चन में आप कितना टाइम लेना चाहते हैं? मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 मिनट में आपका जीएस हो जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको टाइम सेव करना है। रीजनिंग की बात किया जाए तो रीजनिंग सबको आती है। रीजनिंग कोई ऐसा इंजीनियर नहीं है जिसको रीजनिंग ना आए, लेकिन डिफरेंस ये है आना और टाइम लेना, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। यहाँ पर टाइम की वैल्यू है, आप टाइमली कितना कर लेते हैं ये मैटर करता है। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस करनी है, ठीक ना। जितनी प्रैक्टिस कर पाएंगे उतना अच्छा होगा। रीजनिंग जितने कम समय में आप सॉल्व कर लेंगे, आपका टेक्निकल में उतने ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। तो यहाँ पर टेक्निकल आपका होगा। और ये तो आपका CBT 1 की बात हो गई। अब CBT 2 जिसकी बात हो रही थी, वो CBT 2 की बात हो रही थी, यहाँ पर केवल और केवल आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिनके मार्क्स कितने होंगे? 300 मार्क्स होंगे। और प्री वाले में एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। और यहाँ पर टोटल कितना टाइम दिया जाएगा आपको? 2 घंटे टाइम दिया जाएगा। कितना? 2 घंटे में करना। 2 घंटे में मतलब 120 मिनट में 100 क्वेश्चन। और वहाँ पर क्या था, नियर अबाउट, अगर टेक्निकल को मैं सेपरेट करता हूँ तो करीब 1 घंटे में हमको 100 क्वेश्चन करने होते हैं। क्योंकि रीजनिंग 40 मिनट में हो गई, जीएस 10 मिनट में हो गई, 50 मिनट, और 10 मिनट टेक्निकल में और दे देते हैं। मतलब 70 मिनट में हमको 100 क्वेश्चन करने। यहाँ पर 100 मिनट में 100 क्वेश्चन हमको करने। और दोनों एक साथ भी पढ़ा जा सकता है, ये भी याद रखिएगा। दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है। इसमें वर्चुअल कैलकुलेटर भी अलाउ होता है, तो थोड़ा सा न्यूमेरिकल भी आ जाता है। और क्या क्या सिलेबस होगा मैं आपको बताऊं। जैसे कि रीजनिंग का क्या होगा, क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, पेपर फोल्डिंग,
मेथड, मैट्रिक्स, वर्ड फॉर्मेशन, वेन डायग्राम, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, और इस ब्लड रिलेशन, सीरीज, वर्बल मतलब पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, ये सारा कुछ आपके पास प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे सिटिंग अरेंजमेंट से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं क्योंकि टाइम टेकिंग होते हैं। एग्जामिनर चाह रहा है कि आप इसमें फंसें। इसके बाद क्या है, अगर जीए में बात किया जाए, जनरल अवेयरनेस में बात किया जाए, सबसे इंपॉर्टेंट अगर यहाँ टॉपिक की बात किया जाए, सारा कुछ यहाँ लिखा मिल जाएगा। स्टैटिक करंट नॉलेज हो गया, साइंस हो गया, करंट अफेयर हो गया, सबसे ज़्यादा आपको करंट अफेयर पढ़ना है, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आ जाएगा। और इसके बाद साइंस में बायोलॉजी सबसे ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, और स्टैटिक जीके आपका हो गया, ठीक ना, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी कहाँ पर है, पॉलिटी लिखा हुआ है, इकोनॉमी, अच्छा यहाँ पर अगर पॉलिटी लिखा जाए, अगर यहाँ पर पॉलिटी लिखा जाए तो पॉलिटी इंपॉर्टेंट है। यही तो है सब स्मार्ट तरीके से, यहाँ से बायोलॉजी आपको मेन फोकस करना, यहाँ पर पॉलिटी पे आपको मेन फोकस करना, और करंट अफेयर पर फोकस करना, और जो स्पोर्ट्स हो गया, बुक हो गया, ऑथर हो गया, 3 से इंपॉर्टेंट स्कीम हो गई, यहाँ से आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। 3-4 क्वेश्चन यहाँ से, 8 से 10 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से, साइंस से 6-7 क्वेश्चन, और पॉलिटी से 5 से 6 क्वेश्चन, आपको इतना कुछ देखने को मिल जाएगा। अगर आपने इतना भी पढ़ लिया तो जीए आपका तैयार हो जाएगा। ये तो बात रही फर्स्ट पेपर की। फर्स्ट पेपर में आपके नॉन टेक्निकल पोर्शन की। अब उसी पेपर में सिविल का क्या सिलेबस रहने वाला है, मैकेनिकल का क्या सिलेबस रहने वाला है, ये भी हम बात कर लेते हैं। सिविल की अगर बात किया जाए, पार्ट ए में सिविल इंजीनियरिंग में बिल्डिंग मटेरियल, सर्वेइंग, एस्टिमेशन, सॉइल। अब जैसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की बात किया जाए तो इन्होंने मेंशन भी वैसे किया, बिल्डिंग मटेरियल सबसे इंपॉर्टेंट है, सर्वेइंग है, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग यार मुश्किल से 30-40 पेज का है और 8 से 10 नंबर देके चला जाता है। 8 से 10 घंटे की क्लास में 10 नंबर देके चला जाता है। और एस्टिमेशन कॉस्टिंग हो गई, और कंक्रीट टेक्नोलॉजी हो गई, इरिगेशन इंजीनियरिंग, स्टील डिजाइन, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, हाइड्रोलिक्स, आरसीसी का जैसे आईएस कोड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, हाईवे और रेलवे दोनों इंक्लूड होता है। ट्रांसपोर्टेशन में हाईवे और रेलवे काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, और इस बार तो 6 से 7 क्वेश्चन आए भी हैं। मतलब अब हम किसी भी सब्जेक्ट को ऊपर नीचे नहीं कर सकते, सारे सब्जेक्ट इक्वल आते हैं आपके एग्जाम में, ये बात मान लीजिए आप। और आया भी, आप एनालिसिस भी कर लीजिएगा, आप एनालिसिस करेंगे तो बिल्कुल पाएंगे। और वैसे ही आपका मैकेनिकल का, वैसे आपका इलेक्ट्रिकल का सिलेबस आपका हो गया। अब यहाँ पर जॉब प्रोफाइल क्या है, आपको क्या क्या यहाँ देखना पड़ सकता है, ये भी जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सुपरविजन ऑफ वर्क, आपके सुपरविजन में कोई भी काम होगा। जूनियर इंजीनियर शुड सुपरवाइज द ऑपरेशन विच इज टर्न हेल्प देम टू लर्न द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर यह है कि अगर कहीं पर काम चल रहा होगा तो आपको जाना पड़ेगा देखने। आप प्लानिंग भी कर सकते हैं किसी भी काम की, आपको प्लानिंग भी करना होगा, ओके। स्कीम एग्जीक्यूशन भी आपको करना होगा, अकाउंट्स भी आपको देखने होंगे, और असिस्टिंग सुपीरियर्स भी आपको देखना होगा। ये सारा कुछ आपका काम है। मतलब यह है कि अगर आप प्लानिंग में हैं और सुपरविजन ऑफ वर्क में हैं तो यह आपके ज्वाइनिंग के बाद डिसाइड होगा, ठीक है ना। ये आपके इतने काम हो सकते हैं। और इसके बाद क्या आपका होगा कि सैलरी क्या आप यहाँ मिलेगी, सबसे ज़्यादा मोटिवेशनल वाला बात भाई, कि सर सैलरी कितनी मिलेगी, हम क्यों पढ़ें भाई। अगर इतनी सैलरी में आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, इतनी सैलरी है कि आपकी लाइफ की सारी ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं। अब वो वाली ज़रूरतें ना हो कि दुबई में घर खरीदना है, ठीक ना, वो भी पूरी हो जाएगी, लेकिन अगर प्रमोशन हो गया तो कायदे का। बेसिक पे 35,400 है, ग्रेड पे 4200 है। और एचआरए की अगर बात किया जाए, एक्स सिटी में 24%, और वाई सिटी में इतना, जेड सिटी में इतना, डीए आपका 17% होगा, टीए आपका सिटी के हिसाब से अलग अलग वेरी करता है। ग्रॉस सैलरी की अगर बात किया जाए, लिखा इतना रहता है लेकिन यहाँ से कटता भी है कुछ, यहाँ से कुछ आपकी वैल्यू क्या होती है, कुछ आपका यहाँ से पैसा कटता भी है। वो कहीं मतलब अगर आप ये चाह रहे हैं कि मैं अपनी पेंशन के लिए कटवाता रहूँ या कुछ इस तरीके से भी आपका पैसा यहाँ से थोड़ा बहुत डिडक्ट भी हो जाता है। नंबर ऑफ पोस्ट अभी नहीं पता, जब आएंगी तब बता देंगे। और इसके बाद क्या था आपका, एज लिमिट के बारे में बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, तो मैं आपको बता दूं केवल CPWD ही एक ऐसा है जहाँ पर 32 ईयर लिया जाता है, बाकी सभी में 30 ईयर लिया जाता है। मैं जनरल का बता रहा हूँ, जनरल का बता रहा हूँ, ओके। और OBC को और SC ST को एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराया जाता है। फिर इसके बाद बात करते हैं MES में, सब में 30 साल है, ओके। और यहाँ पर सब में 30 साल है। वैकेंसी कितनी क्या रही, इनका ट्रेंड क्या रहा, ये भी हम जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर बात किया जाए 2018 में 1845 थी, फिर 1145 थी, फिर यहाँ पर कम हुआ, ओके।
2020 में, 2022, 2021 में वैकेंसी नहीं आई थी, 2798 पोस्ट 2022 में। और इसके बाद क्या था 2023 में 1324 पोस्ट, बहुत भाई। इसमें से सिविल की आपको पता है करीब 1100 पोस्ट थी, करीब 1100 पोस्ट थी। और यहाँ पर सिविल की करीब 2200 पोस्ट थी, कुछ इस तरीके से 1900 की 2200 यहाँ पर पोस्ट थी। इतनी सीट आती है भाई, और बहुत नीट और क्लीन पेपर होता है, याद रखिएगा, बहुत नीट और क्लीन पेपर होता है। आप ये भी नहीं कह सकते कि सर ये चीज़ हमारे यहाँ, ये वाला जैसे हम राजस्थान का पेपर देने जाते थे हमको पता चलता है सर राजस्थान का जीएस पूछा जा रहा है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरे इंडिया वर्ल्ड का जीएस पूछा जाता है। ओके, आगे चलते हैं अब हम भाई, यहाँ तक हो गया। अच्छा, प्रमोशन क्या क्या होगा, प्रमोशन किस तरीके से हो सकता है। प्रमोशन देखिए, जो आपका फर्स्ट प्रमोशन होगा 6 से 7 सालों में आपका पहला प्रमोशन होगा। आपकी पोस्टिंग अगर जेई से हुआ है, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल कुछ भी हो, तो इसके बाद आप एई बनेंगे, असिस्टेंट इंजीनियर बन जाएंगे 6 से 7 साल में। फिर इसके बाद अगर आपकी रैंक काफ़ी अच्छी है और आपके जो सीनियर्स हैं वहाँ पर भी अगर जगह है तो डबल ई भी आप बन जाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप 22-23 साल में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है 23 साल में, तो आप SSE तक जा सकते हैं, ठीक ना, SSE तक जा सकते हैं और चीफ इंजीनियर भी बन सकते हैं बिल्कुल, अगर आपकी नौकरी जल्दी लग गई है। लेकिन जेई के थ्रू भी 1-2 एग्जाम्पल हुए जो चीफ इंजीनियर भी बने, बाकी एससी वाले ज़्यादा चीफ इंजीनियर बनते हैं। लेकिन हमको अभी सिलेक्शन की ज़रूरत है, तो हम क्यों ना केवल सिलेक्शन पर फोकस किया जाए, बाकी प्रमोशन तो हम देख ही लेंगे बाद में क्या होगा। सर तो आप ना पूरा सब कुछ एक बार में सारा कुछ समझ गए होंगे कि क्या क्राइटेरिया होगा, क्या सिलेबस होगा, किस तरीके से पढ़ने की बात बताऊँ तो बस थोड़े से लाइनों में आपको पढ़ने की बात भी बता देता हूँ। सबसे पहले आपको एक काम करना है, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक ना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। PYQ आपको लगाना है, PYQ के बाद आपको MCQ लगाना है, और इसके बाद क्या करना है, आपको टेस्ट सीरीज देना है, और सुनिएगा, कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद इनका डेली रिवीजन भी करना है, और रिवीजन के साथ साथ PYQ जब आप लगा रहे होंगे तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन गलत हो जाए, और अगर 10% से ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे हैं मतलब आपको फिर से कॉन्सेप्ट करने की ज़रूरत है। जहाँ पर भी गलत हो, जिस पोर्शन में गलत हो, फिर से जाकर रिवाइज करिए। ओके, यहाँ पर आप अपने वीक पॉइंट क्या करिए, सर्च करिए कि आपका वीक पॉइंट कहाँ। फिर इसके बाद टेस्ट सीरीज लगाइए। टेस्ट सीरीज आप हफ्ते में ज़रूर 1 से 2 लगाइए। इससे होगा क्या कि आपके नंबर्स में क्या होगा, इंप्रूवमेंट आपको दिखेगा, और टाइम मैनेजमेंट की जो कला होती है ना, वो आप सीख जाएंगे, टाइम मैनेजमेंट की कला, ठीक ना। अब बहुत बच्चों के सवाल होंगे, सर गणतंत्र दिवस तो आ गया, गणतंत्र दिवस में हमको इंजीनियर अड्डा क्या प्रोवाइड करा रहा है, तो मैं बता दूं इंजीनियर अड्डा क्या प्रोवाइड करवा रहा है आपको गणतंत्र दिवस पे। गणतंत्र दिवस पर इंजीनियर अड्डा आपको प्रोवाइड करा रहा है, जैसे आप अड्डा 24/7 सर्च करेंगे कुछ इस तरीके से आपको सेगमेंट देखने को मिलेगा। और इसके बाद फिर यहाँ पर क्या करना है, ऑल कोर्सेज में जैसे क्लिक करेंगे तो एई जेई में जाएंगे। कुछ बच्चे गलती कर देते हैं इसलिए पूरा करके दिखाना पड़ता है। जैसे SSC जेई में आप ओपन करेंगे, यहाँ पर देखिएगा सभी में डबल वैलिडिटी है, वो चाहे संगम बैच सिविल का हो, यहाँ पर महापैक भी है, यहाँ लक्ष्य बैच भी, जहाँ पर नॉन टेक्निकल फाउंडेशन आपका चलेगा। मैं आपको महापैक इसलिए सजेस्ट करना चाह रहा हूँ क्योंकि यहाँ लाइव और रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेगी, PDF मिलेगी, DPP मिलेगी, सारा कुछ आपको एक ही पैक में मिल जाएगा, ठीक। यहाँ पर ई बुक भी मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप 12+12 मंथ का ले सकते हैं, या तो 6+6 मंथ का ले सकते हैं। 6 मंथ का लेंगे तो 6 मंथ आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको करना क्या है, मैक्सिमम अगर आप डिस्काउंट चाहते हैं, जैसे यहाँ पर 3273 रुपये का दिख रहा है ना, तो इसके लिए भी आप ना एक कूपन कोड है भाई, या आपके भाई का जो कूपन कोड है Y579, देखिएगा जैसे आप इसको अप्लाई किए 2976 रुपये का मिलेगा। ये आज भर के लिए है, कल से फिर से इसकी प्राइस बढ़ सकती है जो पहले ओरिजिनल थी। ओके, तो देर नहीं करना यार। अगर SSC जेई के लिए आप ओरिएंटेड हैं, सोच रहे हैं कि इस बार क्वालिफाई करना है और अपना जो भी सपना है वो पूरा करना है, तो मेरे भाई इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ पे अगर ये कूपन कोड लगाने के बाद मेरा गाइडेंस में भी आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, ठीक ना। तो बाकी इस बार आपने सिलेक्शन देख ही लिया होगा हमारे कि 8वीं 13वीं 20वीं 23वीं 50वीं और इसके बाद 181वीं, ये सब हमारे धुरंधर हैं जो हमारी पेड बैच से पढ़कर आज SSC जेई में झंडा गाड़ दिए हैं। ओके, तो इसी के साथ मैं अलविदा चाहता हूं और आपसे विदा लेता हूं। मिलता हूं आपसे फिर किसी इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए। ऐसे ही प्यार आप बनाए रखिए। जय हिंद।